Welcome to बिहार बोर्ड ऑडियो बुक। टुडेज लेसन दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। अध्याय प्रथम। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह और नहीं जले तो इसे अदाह कहते हैं। 1.1 पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता? आइए पता करें। क्रियाकलाप 1। अपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छूकर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकलती हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज़ लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज़ को छूकर देखिए क्या महसूस हुआ। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ? इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। जलने के लिए और क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने के लिए आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 2। आप मेज पर जलती मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है। उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई है। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? आपने वर्ग
साथ में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। क्रियाकलाप 3, कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। आपने देखा होगा, एक लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। 2, केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। 3, गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। 1, ज्वलनशील पदार्थ का होना। 2, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। 3, हवा की ज़रूरत। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते। इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। माचिस की कहानी। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बाले ने कागज़ के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीली पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर लकड़ने से आसानी से जल उठती है पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक भी नहीं होती। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कॉल लुंडरस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। 1.2 मोमबत्ती का इतिहास। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया जिसका सारांश है, मोम एक ईंधन है यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगती है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है।
हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया कि आप भी कर सकते हैं। उसने यह प्रमाणित किया और आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीमीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ़ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। क्रियाकलाप 4। अपने दिए में से तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी। रुई में तेल सोखकर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह मोमबत्ती में पिघली हुई मोम मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। अब आप कह सकते हैं क्या कि मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है। क्रियाकलाप 5। एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए। दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ? अवलोकन कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलना है, यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, उसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन सी दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ? बत्ती को जलती हुई तीली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल जाती है। अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। क्रियाकलाप 7। क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। आपने घर, खेत खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? झारखंड के खनन क्षेत्र में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। 1.3 आग पर नियंत्रण कैसे करें? क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतया वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। को दाह्य पदार्थ को हटा देना, ख ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, ग उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र, जिसे अग्निशामक कहा जाता है, के बारे में जानें। ये 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच के एक शीशे में अम्ल और
जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जहाँ तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों है? क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा की टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 या 0612222223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक की अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। 1.4 अग्निकांड क्यों? कोयले की खानों में कोयले के स्वतः जल दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधे के आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड के प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 8। आप मोमबत्ती की ज्वाला, रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, 1 बाहरी भाग, 2 मध्य भाग, 3 आंतरिक भाग। आइए अब इसे क्रमवार समझें। 1 बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती है। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक ओर तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही है। ईंधन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थ को ही उपयोग में लेना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है। नए शब्द: जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर, दहन, कंबस्शन, अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबस्शन, दीप्त क्षेत्र, लुमिनस जोन, चूना पानी, लाइम वाटर, पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबस्शन। हमने सीखा, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता है। वह क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ऐसा पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं।
chapter completed. Thank you. You can subscribe for more lesson.